प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में, आज के व्याख्यान मंथन में, आज के व्याख्यानों में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक बलगतिकी, जिसको बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यानों को प्रारंभ करने से पहले हम विगत रासायनिक बलगति से संबंधित उस वीडियो के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और संक्षिप्त में उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को, प्रमुख अभिगृहीतों को, रासायनिक बलगतिकी से जुड़े हुए प्रमुख सिद्धांतों का संक्षिप्त में हम उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, विस्तार से मंथन भी करेंगे, जिसमें हमने रासायनिक बलगति से संबंधित परिभाषा प्रमुख अभिगृहीतों को बताया था, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में हमने सुपरिभाषित किया था। रासायनिक अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रारंभिक वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग, और इसके साथ साथ जो है चौथा वाला जो था रासायनिक अभिक्रिया विशिष्ट अभिक्रिया वेग, जिसको वेग स्थिरांक भी कहा जाता है, के बारे में हमने इसमें जो है कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला था। लेकिन इसके बीच में, इसके मध्य में जो है रासायनिक अभिक्रिया को, वेग को सुपरिभाषित करने वाले जो कारक है उससे संबंधित आज हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। पुनः विगत व्याख्यानों को रासायनिक बलगति से जुड़े हुए उस वीडियो के बारे में हम पुनः स्मरण करना चाहते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग की विमा मात्रक क्या होते हैं, साथ ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने के विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां थी, कंडीशंस थी, जिसमें 1:1 क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों के 1:1, n/m, रासायनिक अभिक्रिया को वेग को विभाजन की मात्रा के रूप में dx/dt के रूप में और आंशिक दाब के रूप में किस तरह से हमने चर्चा की थी। उस चर्चा करने के पश्चात में प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत व्याख्यानों में प्रारंभिक वेग जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में, प्रारंभिक वेग वह वेग होता है जिसमें t=0 पर क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला जो वेग होता है उसको प्रारंभिक वेग कहा जाता है। उस प्रारंभिक वेग में t=0 सांद्रता के संगत इस वेग का मान जो है अत्यधिक होता है, उच्च होता है। और हमने जो गतिक सांद्रता और समय के मध्य जो गतिक आलेख जो हमने जो है पिछले व्याख्यानों में, विगत वीडियो में हमने आरेखित किया था, उसमें जो है उच्चिष्ट बिंदु पर स्पर्शरेखा के ढाल के द्वारा प्रारंभिक वेग का मान जो है परिकलित किया था। इसके अलावा अगला वाला जो वेग था वो औसत वेग था। औसत वेग में प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें हमने संयुक्त रूप से औसत वेग का सूत्र +-dc/dt के द्वारा हमने परिकलित किया था, जिसमें क्रिया कारकों के लिए -dc/dt के रूप में प्रदर्शित किया था और क्रियाफलों के लिए हमने +dc/dt के रूप में परिकलित किया था। आप ये देखेंगे संयुक्त रूप से जो है +-dc/dt जो है हमने उन विगत व्याख्यानों में औसत वेग के मान को परिकलित किया था। -dc/dt जो है हमने क्रिया कारकों के संदर्भ में यूं परिकलित किया था, क्योंकि जैसे कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया की जो है बलगतिकी संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो है अग्र दिशा की ओर विस्थापित होती है। ऐसी स्थिति में क्रिया कारकों की सांद्रताएं घटती है और क्रिया कारकों की सांद्रताएं घटती है और उनके लिए जो ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। इसके लिए ठीक विपरीत क्रियाफलों के लिए, उत्पादों के लिए क्रिया कारकों की सांद्रता का मान बढ़ता है, धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है, और +dc/dt जो है क्रियाफलों के लिए जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग के सूत्र को प्रत्येक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा तीसरा प्रकार का जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग था वो तात्क्षणिक वेग था। तात्क्षणिक वेग वो वेग होता है जो किसी भी एक निश्चित समय पर, किसी भी क्षण पर t=t समय पर परिकलित किया जाना वाला जो वेग होता है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और चौथा वाला जो था विशिष्ट अभिक्रिया वेग, या जिसको एक अन्य नाम वेग स्थिरांक भी कहा जाता है, इसको समझने से पूर्व इस विशिष्ट अभिक्रिया या वेग स्थिरांक पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम इसके बीच में एक महत्वपूर्ण जो है विशेषक जो है रासायनिक बलगति से जुड़ा हुआ है, वो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो है तापमान होता है। प्राय विद्यार्थी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ जो विद्यार्थी जो होते हैं वो जो है इसके बारे में जो है उनकी जो एक सीमित धारणा होती है कि रासायनिक अभिक्रिया को वेग की प्रभावित करने वाले कुल कितने कारक होते हैं।
प्राय विद्यार्थियों का जवाब होता है 1, 2 या अधिकतम 3, जबकि मैं बताता हूँ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में जो है लगभग 5 या 6 बिंदु जो है आपको समावेशित करना होता है। पहला वाला जो होता है तापमान, पहला वाला जो कारक है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, इसमें देखेंगे आप तापमान। प्राय विद्यार्थी तापमान से संबंधित जो है जो बच्चों की जो है विद्यार्थियों की बीएससी पाठ प्रथम की विद्यार्थियों की धारणा होती है कि तापमान बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ता है, लेकिन उनको इसके पीछे की जो संपूर्ण जो सिद्धांत प्रमुख अभिगृहित है कि वास्तव में ताप बढ़ाने पर जो किसी भी तंत्र को, किसी भी रासायनिक तंत्र को जब प्राप प्रदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में ताप का मान जो है बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है क्यों बढ़ता है। विगत रासायनिक बलगति से संबंधित जो हमने तैयार किया था उसमें हमने बताया था कि 3-4 जो है प्रावस्थाओं में 3-4 जो पद है उन पदों में जो है समझा करके रासायनिक अभिक्रिया वेग को तापमान निर्भरता के आधार पर समझाया जा सकता है, जिसमें आप देखेंगे 3 प्रकार की स्वतंत्रता की कोटि। किसी भी तंत्र को जो हम ऊष्मा प्रदान करते हैं, ताप प्रदान करते हैं, गर्म करते हैं, ऐसी स्थिति में जो है स्वतंत्रता की कोटि, कंपन की कोटि, इसके अलावा घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि जो उत्पन्न होती है, समस्त जो स्वतंत्रता की कोटि आपस में उत्पन्न होकर के जो गतिज ऊर्जा बढ़ाती है। तत्पश्चात जो है प्रथम फेज में प्रथम वाला जो पद है प्रावस्था है, ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो मान बढ़ता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को सुपरिभाषित करने में, उसकी निर्भरता को सुपरिभाषित करने में यही तक लिखना ही पर्याप्त नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा जो आरएनए समीकरण के आधार पर भी विगत रासायनिक बल गति से संबंधित हमने वीडियो जो बनाया था उसमें एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उससे जुड़ी हुई एक समीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसको आरएनए समीकरण कहा जाता है। आरएनए समीकरण के आधार पर K बराबर AE⁻⁻E/RT जो होता है, उस आरएनए समीकरण के आधार पर जो है हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे, ये चेष्टा कर रहे थे कि आरएनए जो समीकरण है, ये आरएनए समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को जो है तापमान निर्भरता के मध्य संबंधता को किस प्रकार से समझाती है, समझने का प्रयास करती है सूत्र के आधार पर। इसके लिए हमने जो है एक बीच में जो है इसमें जो K वेग स्थिरांक जो है समावेशित किया था आरएनए समीकरण में। इस आरएनए समीकरण में आप देखेंगे कि वेग स्थिरांक जो क्या होता है, बेसिकली मूल रूप से जो है मूलतः जो है वेग स्थिरांक जो है ये वेग का एक अन्य जो है रूपांतर रूप होता है। और तत्पश्चात हमने जो है आरएनए समीकरण को जो है लॉग लेकर के ई आधार के रूप में हमने जो है इस आरएनए समीकरण का मान परिकलित किया था। परिकलित करने के पश्चात में आप देखेंगे कि हमारे पास में जो आरएनए समीकरण जो आती है उस समीकरण जो है उस समीकरण को आप देखेंगे 10 जो आधारी है लघु गुणक का 10 आधार के रूप में हम लेते हैं। और लेने के पश्चात में हमारे पास में समीकरण नंबर 2 जो है 2.303 log K बराबर 2.303 log A-E/RT होता है। यहाँ पर ये आरएनए समीकरण को आप देखेंगे, इस समीकरण को हम जो हल करते हैं, हल करने के पश्चात में दाएं वाला पक्ष और बाएं वाला पक्ष आरएनए का जो समीकरण का होता है इसमें हम 2.303 से जब हम विभाजित करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास में log K बराबर log A-E/2.303/R1/T जो ये समीकरण प्राप्त होती है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तापमान निर्भरता से संबंधित जानकारी सूचना जो है आरएनए समीकरण जो है किस तरह से हमें प्रदान करती है। ये हमने समीकरण नंबर जो 3 है ये एक तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अथवा वेग स्थिरांक को एक तापमान पर जो है हमने इसको जो है व्युत्पन्न किया है। आइए हम समीकरण नंबर 3 को जो है 2 अलग अलग तापमान पर जो है वेग स्थिरांक के मान क्या होते हैं, तत्पश्चात इस समीकरण नंबर 3 को हम हल करते हैं। और माना कि मैंने लिखा है यहाँ पर श्यामपट्ट पर कि माना कि प्रथम वाला जो T1 तापमान है उस पर जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है K1 होता है। दूसरा वाला हमारे पास में T2 तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो T2 जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया इस पर जो है वेग स्थिरांक का मान जो होता है K2 होता है। आइए समीकरण नंबर 3 को जो है इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं और इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं और हल करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रासायनिक आरएनए जो समीकरण किस नए रूप में जो है प्राप्त हमें होती है। यहाँ पर देखेंगे आप इस समीकरण नंबर 4 जो है यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 log K1 बराबर जो है log A-E/2.303/1/R1/T1 है। यहाँ पर K जो है
वेग स्थिरांक K1 के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। आप देखेंगे 1/T है, ये तापमान T1 के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह से अन्य वेग स्थिरांक K2 जो है, K जो हमारे पास में अन्य स्थिरांक जो वेग स्थिरांक K2 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। लोग चूंकि दोनों समीकरणों में आप देखेंगे स्थिर है, ऐसी स्थिति में लोग जो है यथावत रहेगा और यहाँ पर जो तब्दीली होगी आप देखेंगे आरएनएस समीकरण में वो R 1/R 1/T2 होगा, T के स्थान पर T2 होगा और बाकी जो स्थिरांक है लोग A है और गैस स्थिरांक R है वो यथावत रहेंगे। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी, समीकरण नंबर जो है 5 हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने इसको समझा है आरएनएस समीकरण के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप से किस प्रकार से परिकलित किया जाता है। इसी बीच में एक नए राशि का, एक नए तथ्य कहिए या एक नई राशि के आधार पर जो है एक नया अभिक्रिया जो है उसको भी हम इसमें समावेशित करते हैं। वो नया वाला जो अभिक्रिया है वो है कहलाएगा आलेखीय निरूपण। तो आलेखीय निरूपण में आप देखेंगे इसको हल करने के लिए समीकरण नंबर 3 जो है हम यहाँ से लिखाते हैं और समीकरण नंबर 3 यहाँ से लेते हैं। तो पुनः मैंने यहाँ पर लिखा है शाम पट्टे पर समीकरण नंबर 3 जो आरएनएस समीकरण की 10 आधारी लघुगुणक के रूप में जो समीकरण है वो समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण को आप देखेंगे log K बराबर log A माइनस E/2.303 1/R 1/T, इस समीकरण नंबर 3 है। और ये जो समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण 3 जो है y बराबर C प्लस mx एक सरल रेखा के समीकरण को दर्शाती है। प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आप इस महत्वपूर्ण समीकरण पर अपना ध्यान, अपनी सांद्रता केंद्रित करिए और हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये समीकरण जो है किस प्रकार से एक सरल रेखा के समीकरण के बराबर होती है। y बराबर C प्लस जो है mx जो होता है, यहाँ पर जो y एक्सिस पर जो राशि जो है आरेखित की जाएगी y एक्सिस पर, वो जो है आप देखेंगे वेग स्थिरांक जो है उसका लोग होता है y बराबर जो होता है आप देखेंगे यहाँ पर y बराबर log K होता है और यहाँ पर देखेंगे m बराबर जो होता है ढाल होता है। ये ढाल जो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये ढाल जो होता है माइनस EA/2.303 1/R के बराबर होगा। ये ढाल जो है ऋणात्मक होती है। इसके अलावा हमारे पास में जो है x बराबर जो है x एक्सिस पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो तापमान का उत्क्रम होती है, अर्थात x बराबर 1/T होती है। और c बराबर जो है अंतःखंड के रूप में जो राशि है जो हमने इससे तुलना करते हैं तो c बराबर log A प्राप्त होता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हमने समीकरण नंबर 3 को जो है हमने यहाँ से उठाया है और समीकरण नंबर 3 को सरल रेखा के समीकरण y बराबर C प्लस mx c या y बराबर mx प्लस c के रूप में हम इसकी तुलना करते हैं। ऐसी स्थिति में y बराबर जो है log K प्राप्त होगा और यहाँ पर देखेंगे जो ढाल है m बराबर जो है स्लोप के माइनस .EA/2.303 1/R के बराबर होगा। ये ऋणात्मक होगा और ये जाएगा समीकरण नंबर 6 के हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x बराबर जो होता है x एक्सिस पर जो है आरेखित की जाने वाली जो राशि है वो x बराबर ताप उत्क्रम होता है, x बराबर 1/T और c बराबर जो अंतःखंड है c बराबर जो है log A होता है। अब प्राय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इसी में हमने जो है आलेखीय निरूपण जो है मैंने यहाँ पर इसमें अंकित किया है कि आखिरकार कौन कौन से पर 2-3 सवाल जो है आप सभी के ध्यान में होंगे और समझने का प्रयास करते हैं किन किन राशियों के बीच में जो है 2-3 चीज़ें जो है इसमें महत्वपूर्ण होती है समझने के लिए कि पहला वाला जो है जो ग्राफ जो है किन किन राशियों के बीच में जो आरेखित किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें समझने के लिए जो है जो आपके दिमाग में जो है एक जटिलता जो है पैदा कर सकती है कि ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के पश्चात आरेखित करने के पश्चात में उसका जो आप देखेंगे उस ग्राफ का जो आकार जो है वो कैसा होगा। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थी आप देखेंगे यहाँ पर जो है y बराबर जो है log K हो जाएगा, x बराबर जो है यहाँ पर 1/T होगा। चूंकि यहाँ पर जो है आप ये देखिए, अपना ध्यान यहाँ पर देखेंगे, प्राय विद्यार्थी जो अलग अलग तरह से ग्राफ जो है आरेखित करते हैं और उसके जो है आलेख से संबंधित परिणाम प्राप्त करते हैं। प्राय विद्यार्थी जो है मूल बिंदु से जो है आप देखेंगे ग्राफ को या सरल रेखा को खींचना प्रारंभ करते हैं। कुछ जो है आप देखेंगे y एक्सिस के ऊपर जो अंतःखंड के रूप में वहाँ से प्रारंभ करते हैं सरल रेखा को।
कुछ विद्यार्थी जो है प्राय बीएससी पार्ट प्रथम के कुछ विद्यार्थी जो है एक्स के समानांतर जो है एक स्पर्श रेखा या सरल रेखा के रूप में जो है आप ग्राफ को आरेखित करते हैं। मैं आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की और इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाना चाहूँगा प्रिय विद्यार्थियों कि इसमें आप देखेंगे चूंकि यहाँ पर जो है ढाल, प्रिय बच्चों, यहाँ पर ढाल जो है एक ऋणात्मक है, तो ढाल ऋणात्मक है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ग्राफ का जो आकार जो होगा, शेप जो होगा, आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर जो है वो इस तरह से होगा, अर्थात y बराबर log k और x बराबर हो जाएगा 1/t के हो जाएगा, और सरल रेखा जो प्राप्त होगी वो इस तरह से प्राप्त होगी, और ये सरल रेखा जो प्राप्त होगी ऊपर से नीचे की ओर, और इससे संबंधित स्लोप का मान आने वाले व्याख्यानों में हम परिकलित करेंगे। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, नमस्कार।